हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएनएमटी। दोस्तों, फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएनएमटी पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, लगाए हुए हैं कि फिजिक्स में आप किसी तरह से दिखते नहीं होगी, बिल्कुल सही बात। और जो भी स्टूडेंट क्लास 12th के 2024 का जो तैयारी कर रहे हैं वो सही जगह पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो आज जो हम बैच चालू करने जा रहे हैं उससे थोड़ा सा ट्रेलर के रूप में एक क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कि फिजिक्स से है तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखने के बाद मैं लास्ट में पूरा विश्लेषण कर दूंगा। ठीक है, क्या क्या हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले चलिए कुछ क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लेते हैं, है ना। कि 12th बीएससी परीक्षा 2024 के जो भी क्वेश्चन आएंगे, अभी से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि फिजिक्स का है ना, फिजिक्स से रिलेटेड है। चलिए, और तूफान बैच से आपको मिल जाएगा एक बैच जिसमें से आपका थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और सारा के सारा जितना भी 12th में फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ना है सारा का सारा मिल जाएगा। और टारगेट है कितना, तो 450 पार का टारगेट है ना। तो चलिए हम चालू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन आज बताए हैं हम, ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को पढ़ने में बता मजा आएगा। ठीक है, अब लाइव सेशन में जुड़िएगा तो और मजा आएगा। सुबह शाम लाइव चलेगा, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चनों का जो संग्रह किए हैं वो हम देख लेते हैं और आप लोग भी देखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो पता है आपको पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन, जितना सिलेबस खत्म हुआ है उतना में बहुत है। तो चलिए हम आज करते हैं सोल्यूशन। और बाकी हम थ्योरी बताएंगे। ठीक है, थ्योरी भी पूरा पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, तो एक भी छोड़ने वाले नहीं है। ख्याल देखते हैं, बोल रहा है कुलाम बल, है ना। कुलाम बल आप लोग पढ़े होंगे, है ना। कुलाम बल पढ़े होंगे, यानी कि इसका कुलाम बल का जो सूत्र होता है, F बराबर होता है के ही नियतांक मान लीजिए। और क्या होता है, Q1 इंटू Q2, है ना। Q1 Q2 क्या है, तो सर जी आवेश है। आवेश, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। अब बटा नीचे क्या होता है, तो R स्क्वायर होता है ना, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, है ना। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को ही तो कुलाम्ब बल बोलते हैं, है ना दोस्तों। सबको पता है कि दो बिंदुओं के आवेश के बीच, दो बिंदुओं के आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम कुलाम्ब बल कहते हैं, सभी को पता है ना। तो चलिए, अब एक तरह से केंद्रीय बल भी जो है, केंद्रीय बल जो है यह भी सिर्फ दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल है। अब विद्युत बल तो सभी को पता ही है, दो बिंदुओं के बीच ये भी लगता है, यानी कि इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ए एवं बी दोनों जो है कुलाम्ब बल के कारण है। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से है ना। चलिए देख लीजिए, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। विद्युत ऊर्जा जैसे कि अब बल्ब में आपको नजर आएगा, बल्ब में देखे होंगे। ठीक है, बल्ब में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। किसमें, ताप में बदलता है। या तो आप हीटर देखे होंगे, ठीक है, हीटर देखे होंगे। ठीक है, इस तरह इस सब क्या करता है, बल्ब में क्या करता है, बल्ब उसका जो लाइट मतलब कांच है वो जलता नहीं है, अंदर का जो पार्ट है टंगस्टन जलता है। टंगस्टन यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा मतलब जलेगा उतना ज्यादा प्रकाश करेगा और हीट डेवलप करेगा, है ना। और हीटर में भी वही होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, प्रतिरोध होता है। जिस जितना मैंने ताप में बदलता है क्या, विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को जब हम हीटर में लाइन देंगे या बल्ब में क्या लाइन देंगे तो क्या होगा, वह ताप में बदलेगा। ठीक है, यानी उसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है सर, वही जो होता है ताप में बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तीसरा नंबर, और लाइव में आएंगे ना तो आप भी जवाब दीजिएगा, हम भी जवाब देंगे, हम भी मतलब क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहेगा, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा, मजा आने वाला है सुबह शाम, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको जानकारी हम दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिज स्टोन ब्रिज आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम सब पूरी पूरी तरीका से हम शुरू से लास्ट तक बताने वाले हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिए। थ्योरी पेपर चलेगा ना तो आपका गर्दा हो जाए। ठीक है, तो बहिष्टोष्ण ब्रिज में भुजा प्रतिरोध पी क्यू आर एस एवं आर एस हो तो संतुलन की स्थिति। संतुलन देखिए, वही ट्यूशन ब्रिज सबसे पहले आपको माइंड में आ जाना चाहिए। जब वही ट्यूशन ब्रिज पूछ रहा है तो वही ट्यूशन ब्रिज का जो फिगर होता है वो आपका माइंड में छप जाना चाहिए कि इस तरह से सारी वही ट्यूशन ब्रिज होता है ना, किस तरह से होता है, इससे आप लोग को जैसे ही पूछता है ना तो वैसे ही आपको माइंड में छप जाना चाहिए। अच्छा, वही ट्यूशन ब्रिज पूछ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, और इस तरह से भाषा से होता। अब बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, संतुलन की स्थिति में पूछ रहा है। चलिए आगे हम नहीं बनाएंगे, इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी, इसको मान लीजिए सी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है ना।
अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना ही में समझ में आ जाए। ये है P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मानते हैं R, इसको मानते हैं S, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सर यहाँ से फाइनली करके क्या आता है, जब हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, तो P/Q बराबर R/S आ जाता है। P/Q बराबर R/S कहाँ नजर आ रहा है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आसानी तरीके से, अभी तो ये टेलर है, अभी पूरा हम बताने वाला है, एकदम थ्योरी मजा आने वाला है, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। आगे है, किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध। याद रखिएगा, जब टेम्परेचर को टी को क्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब हम किसी का टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका प्रतिरोध आर का मान क्या होगा। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर तब प्रतिरोध के मान भी बढ़ेगा। और सेमी कंडक्टर में जस्ट उल्टा हो, यानी अर्धचालक में दूसरा होता है, धातु एक तरह क्या होता है, विद्युत का चालक होता है ना, विद्युत का सुचालक होता है, चालक कहिए सुचालक कहिए, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए टेम्परेचर उस पर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हमको अर्धचालक के बारे में कहता है, किसके बारे में, अर्धचालक के बारे में कहता है कि अर्धचालक में टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बस इतना ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक अच्छा वोल्ट मीटर पूछा है, देखिए दो तरह से यहाँ पूछेगा, एक वोल्ट मीटर पूछता है कभी कभी, तो कभी कभी पूछ देगा आमीटर, ठीक है, कभी कभी वोल्ट मीटर, कभी कभी आमीटर पूछता है। तो याद रखिएगा, इसका प्रतिरोध जो होता है वोल्ट मीटर का, वोल्ट में जो प्रतिरोध होना चाहिए, यह लगभग क्या अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, इसका अनंत होता है। और आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य, लगभग शून्य के बराबर होता है। लेकिन हमको कौन पूछ रहा है दोस्त, तो पूछ रहा है वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर अमीटर पूछता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, एम्पियर छोटा मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, आप लोग सभी जो लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पास दे दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। एम्पियर जो होता है, क्योंकि कुछ इस तरह से आता है, लास्ट में रहना चाहिए क्या, यहाँ रहता कोई नहीं है ना, कोई नहीं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर शक्ति का तो नहीं होता है, वाट होता है, आवेश का तो गुलाम होता है, ऊर्जा का तो होता नहीं है, यानी कि क्या हो गया, तो विद्युत एम्पियर जो होता है कोई नहीं, क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, किसका, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर विद्युत धारा रहता है वो लगाते हैं, अगर नहीं है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7वां, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा, ठीक है, तो फ्लक्स से हमेशा याद है, फ्लक्स 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 लक्स, चलिए ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है वो वेबर होता है, ठीक, क्या होता है, वेबर होता है, ठीक, अपना अपना माध्यम से, अपना ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो मतलब कहने का मतलब जो कार्य उसका सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, तो याद रखना चाहिए सभी को कि कोई को लगा देते विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है ना, गलत गलत लगा के कभी नहीं आना, ठीक है। यह जो संबंधित है, याद रखिए, यह जो है धारा चुंबकीय उसमें प्रभाव है ना, ये जूल से संबंधित है, जूल के नियम से, जूल का नियम से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। और डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित रहता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, चलिए जब लाइव चलेगा तो आप लोग भी ऑप्शन बताइएगा तो और मजा आएगा, ठीक है। आप लोगों की तैयारी कैसा है ना है, सब मजा आएगा, यानी कि पढ़ने में लाइव सेशन को। चलिए आगे चलते हैं, तो तप्त तार अमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, यानी अल्टरनेटिंग है ना, अल्टरनेट एसी जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का तप्त तार है, यानी हॉट वायर, क्या बोलते हैं इसको, हॉट वायर अमीटर जो है, हॉट वायर अमीटर अल्टरनेटिंग करंट का क्या मापता है, पता है क्या मापता है, पहला है उच्चतम मान, औसत मान, एवरेज मान, या आरएमएस मतलब मूल औसत वर्ग मान। इसमें राइट आंसर जो होगा एवरेज वैल्यू मापता है, यानी हॉट वायर अमीटर जो है प्रतिवर्ती धारा का औसत मान मापता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड परत देखे होंगे, परत देखे होंगे, जैसे कि यह ट्रांसफार्मर है, क्या है, ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या है, तो ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हम ट्रांसफार्मर मान लेते हैं। और क्या मान लें, तो दोस्तों एक और चीज मान लेते हैं कि क्रोड जो बना होता है, इस तरह से क्रोड रहता है, बाहर बाहर देखिएगा, आप अपना गाँव घर में देखिएगा, अगर कहीं लगा होगा तो इस तरह से बार बार क्या रहता है दोस्त, तो क्रोड रहता है। तो क्रोड जो होता है किससे बना होता है, यह बना होता है मुलायम इस्पात से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, मुलायम इस्पात से
ट्रांसफार्मर का कोड बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से है, चलिए ध्यान दीजिए। किसी परिपथ में 0.15 में धारा, 0.15 में ये जो है ना टाइम है, ठीक है, इतना सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से शून्यतम मान शून्य तक, 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत विद्युत वाहक बल जो है 200 वोल्ट प्रेरित हो तो परिपथ का स्व प्रेरकत्व, मतलब स्व सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल का मान क्या होगा। इस सेल्फ इंडक्टेंस होता, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछता तो एम करते, लेकिन स्व प्रेरकत्व पूछा यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस हमसे पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। तो हम लोग यहाँ पास याद रखिएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के है, बस ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, बस नॉर्मल चीज में बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ से कहिए या तो खाली ई कहिए, यानी ई का मान जो दिया हुआ है दोस्त वो 200 वोल्ट है। ठीक है, और क्या दिया है तो सर जी टाइम का मान भी दिया है, टाइम का मान यानी डेल्टा टी का मान दिया है 0.15 सेकेंड दिया है, याद रखिएगा। ठीक, और क्या दिया है तो धारा का मान 5 से कितना होता है 0 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ डेल्टा आई का मान अगर निकालें, ठीक है, आई का मान निकालें, डेल आई का मान निकालें तो आई टू माइनस आई वन हो जाए। ठीक है, आई टू माइनस आई वन, अब आई टू का मान जो है 0 एम्पियर है, और आई टू का ना, आई टू का मान 0 एम्पियर, और आई वन का मान जो दोस्तों है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम 0 में से अगर 5.0 को घटाएं तो यानी कि मान के निकल के आ जाएगा, कितना आएगा तो 5 पॉइंट माइनस में 5.0 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर जो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, इतना सबको याद है। अब माइनस कहाँ से आता है सबको पता है, लेंस के नियम से माइनस आता है। ठीक है, इतना सॉरी इतना ना आप लोग को, इसको हटा देते हैं, इतना आप लोग को फॉर्मूला याद शायद होगा, है ना, याद होगा तो बहुत अच्छा है, और याद कर भी लेना चाहिए, है ना, यानी ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेंस के नियम से माइनस आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहीं पर क्या करें, कुछ नहीं, बस मान पुट कर देना। ई का मान सर 200 है, और माइनस एल यानी एल का मान जो निकल के हमारा आया नहीं है बल्कि एल का मान पूछ रहा है, और डी आई का मान सर है -5, 0 पॉइंट, बात बराबर ना है, 10 नीचे लाएंगे, 10 नीचे आएगा, 10 से 0 खत्म हो जाए, यानी -5 बटा डी टी का मान हम लाए हैं कितना, डेल्टा टी का मान जो लाए हैं सर वो 0.15 करके है। ठीक है, 0.15। अब हम यहाँ से एल का मान अगर निकालना चाहें तो 4 हेनरी, बाकी तो इतना गुना भागा जोड़ घटाव है ना, ये सब तो जानवे करते हैं, यानी कि हेनरी एल का मान जो मान निकल कर आएगा वो 4 हेनरी आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ थ्योरी वाला ही नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला ही पूरा का पूरा क्वेश्चन हम करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आगे, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ, क्या किसके साथ, समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, किसके साथ, तो समय के साथ बदलने में किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है वैद्युतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए सब याद रखिए क्या होगा, तो चुंबकीय प्रेरण समय के साथ यानी डेल्टा टी के साथ समय, चुंबकीय प्रेरण में यानी कि इंडक्टेंस में क्या अगर समय के साथ बदलने में एल डी आई पता है ना, ई बराबर होगा क्या माइनस एल डी आई बाई डी टी। बस यही वाला फॉर्मूला का तो कंसेप्ट यहाँ लगा है दोस्तों, है ना। तो क्या होता है तो वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है, क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र में, यानी एल में परिवर्तन से समय के साथ यानी टाइम के साथ जब चेंजिंग होता है तब क्या होता है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उत्पन्न होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12-13 नंबर पर। निम्नांकित में से महत्तम भेदन क्षमता की सबसे ज्यादा, यानी 3 चीज होता है, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, और एक होता है दोस्तों गामा किरणें। क्या होता है अल्फा बीटा और गामा किरणें होते हैं। तो सबसे कुछ बोला भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो याद रखिएगा अल्फा से ज्यादा बीटा का और बीटा से ज्यादा गामा का होता है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो गया दोस्तों तो गामा का हो गया। कहाँ है गामा का हो गया, ठीक है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में जो आपका डिस्प्ले पर है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है। ठीक है, एक देखिए यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए दर्पण बोल रहा है, ठीक है,
और आप लोग शायद याद किए होंगे दोस्तों कि लेंस की याद किए होंगे, तो लेंस को पानी में डुबाएंगे, ठीक है। अगर दोनों को क्या कर रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं, पानी में डुबा रहे हैं, तो दर्पण में कोई नो चेंज, ठीक है। दर्पण में फोकस दूरी नो चेंज होगा, ठीक है, नो चेंजिंग होगा। और लेंस में जो फोकस दूरी होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हमको कोची पूछा है, दर्पण में, इसलिए अचर कोई चेंजिंग नहीं होगा, नियतांक होगा किसमें, दर्पण में। अगर लेंस बोलता तब हो जाता बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी हमने बोले बस लाजवाब क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जब आप पढ़िएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब आपको पढ़ाया जाएगा, या सर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे ही। यानी जब हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का चैप्टर जब ही हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर हमको मिलेगा। इसलिए यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पर। आगे बढ़ते हैं। तो लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रा सभी को पता है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसका, डायोप्टर होता है सर, यानी लेंस की शक्ति का मात्रक, यानी F बराबर ना, P बराबर 1/F, P बराबर 1/F, या तो F बराबर 1/P, यही होता है, P बराबर, है ना। यानी इसी के पावर और फोकस दूरी में अब पावर जो होता है, ऐसा ही मात्रक पावर का बोल रहा है, लेंस की पावर का, है ना, शक्ति का डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सभी को पता होना चाहिए। पहला तो जानते हैं कि काल्पनिक होता है ना, काल्पनिक होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना, क्यों काल्पनिक होता है, क्यों सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल, है ना, उत्तल लेंस को यूज करते हैं। तो उत्तल लेंस में कैसा होता है, अवतल दर्पण के ऑपोजिट, यानी कि काल्पनिक और हम क्या कह सकते हैं, तो सीधा कह सकते हैं। काल्पनिक और प्रतिबिंब जो बनता है, काल्पनिक और सीधा, यानी काल्पनिक और सीधा है वास्तविक, आभासी। काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं, यानी आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग कैसी होती है। प्रकाश तरंग पता चले, एक पूछता है ध्वनि तरंग। तो क्वेश्चन हम एक भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है ना, इसलिए। और हाँ, पिछले साल इस चैनल से बहुत से मेरे साथ स्टूडेंट पढ़े थे, सबका अच्छा खासा 400 प्लस, यानी 350 से ऊपर ही सभी का था, ठीक है। इसलिए आप भी 2024 में आइए और हमारे साथ मिलकर पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो डाउट क्लासेस है, डाउट क्लासेस भी हम देंगे, और टेलीग्राम पर जो भी प्रॉब्लम में है, आप टेलीग्राम का लिंक पता ही होना चाहिए कि टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से, ठीक है। ऐसे हम लिंक इस दिया है, इससे जो वीडियो है इसका कमेंट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ दिया हुआ होगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। इसी चैनल का नाम है गुरु, है ना, मस्ती GNMT का, ठीक है, याद रखिएगा, यही टेलीग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, सबको पता होना चाहिए कि सर जी प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर ध्वनि तरंग बोलता तो यह एक अनुदैर्ध्य तरंग होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 पर, किसी अवरोध की कोर से, क्या बोल रहा है, कोई अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना, माने अवरोध मतलब कह रहा है कि ये दीवार है, मान लेते हैं क्या है, यह सर दीवार है, ठीक है। दीवार के अब यहाँ से क्या करता है, प्रकाश टकराता है, क्या करता है, प्रकाश टकराता है, प्रकाश जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश क्या हो गया, तो टकरा गया, तो थोड़ा सा मुड़ जाना, ठीक है, प्रकाश के टकराव से यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है। दूसरे माध्यम में समझिएगा, विवर्त इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको, हाँ एक मिनट, इसको हम विवर्तन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब बोले सर इसको प्रकाश का परावर्तन नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ ये नहीं ना बोल रहा है कि चिकनी सतह पर टकरा रहा है, चिकनी सतह को बात तो नहीं किया है। किसी अवरोध मतलब कि वहां से प्रकाश आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो वह एक विवर्तन होता है, हम पढ़ाएंगे इससे, ठीक है। इसलिए अब 10th वाला दिमाग मत लगाइए, अब थोड़ा आप लोग स्टैंडर्ड वाला दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए आगे 12th वाला आगे बढ़ते हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग क्या होगा। तो फोटोन बराबर, फोटोन का जो संवेग होता है, P बराबर क्या, E/C होता है, जो कि सबका पता है ना, E/C होता है। E बराबर क्या होता है, सब लोग हम जानते हैं। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन E का मान दिले है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन यानी E का मान दिले है, याद रखिएगा। 1 मेगा कितना मेगा, 1 मेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, क्या
कि सर जी 1 इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है वो कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। 1 मेगा इसमें गुना कर देंगे, किलो मेगा 10 क्या होगा 6 ना, किलो मेगा। हाँ, तो यानी कि ई के मान आ गया दोस्तों, ई के मान दिया हुआ है इतना, ई के मान ही है, ठीक है। तो ई के मान बराबर जो होगा यह हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और मेगा है इसलिए 10⁻6 से गुना कर देंगे। और बचा बटा नीचे जो है सी जो है ये प्रकाश का चाल, किसका, प्रकाश का चाल है। प्रकाश का चाल सबको पता है, यानी 3 गुने 10⁸ होता है, इतना तो सबको पता है ना। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, तो आ जाएगा सर 1.6 इंटू 10⁻19 में से 6 जाएगा तो -13 बचेगा, बटा 3 गुने 10⁸ बचेगा, ठीक है। अब इसी को काटना पीटना है, ठीक है। केजी में दिले है तो 1000 तो नीचे रहेगा ही, यानी कि इसको हम काटना चाहें तो 5 गुने 10⁻−22 केजी मीटर प्रति सेकेंड निकल कर आएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कहाँ में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं इसलिए, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, हम न्यूमेरिकल भी और क्या थ्योरेटिकल भी सारा चीज कराने वाले हैं, बस आप लोग धैर्य के साथ हमारे साथ रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है, जब वो कोई हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम ऊर्जा अवस्था में उद्दीप्त होकर चतुर्थ अवस्था में, कहने का मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस मान लीजिए, चलिए हाइड्रोजन परमाणु जो है वो निम्नतम से, कैसा याद रखिएगा, अगर निम्नतम से, ठीक है, निम्नतम से उच्चतम, निम्नतम से उच्चतम कक्षा में जाता है तो हमेशा याद रखिएगा जो निम्नतम का मान दिया हुआ रहेगा इससे क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखिए क्या होगा, तो बढ़ेगा दोस्तों। तो पहला दिया हुआ है चतुर्थ अवस्था में, किस अवस्था, तो सर जी निम्नतम से चतुर्थ अवस्था, निम्नतम से चतुर्थ अवस्था में जा रहा है तो 4 से हमेशा तो अधिक ही होगा, तो 1 तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, तो हमेशा 6 होगा, ठीक है। ये हमें को ट्रिक बना है, ठीक है, एक ट्रिक है, ट्रिक लिए हम बनाए, बाकी तो इसको समझने के लिए और लॉन्ग जाएगा तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इतना समझिएगा चतुर्थ से कक्षा में जा रहा है हमेशा याद रखिएगा तो 4 से अधिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियों मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है, याद रखिए क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। बस आगे देखिए सारा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड भी, ठीक है, हार्ड भी। इन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, जो मेन जिसके कारण लाइन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी करंट पासिंग होता है, जिसके कारण उस पर करंट चार्ज होता है, ठीक है, डेवलप होता है। इन प्रकार के अर्धचालक में वो मेन क्या होता है, प्रोटॉन होता है, होल होता है, अल्फा कण होता है या इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा इन प्रकार के अर्धचालक में जो मुख्य धारा वाहक है यानी इलेक्ट्रॉन को चार्ज जो डेवलप करता है इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हमको पी टाइप बोलता, क्या बोलता, अगर हमको पी टाइप बोलता तो इसमें क्या हो जाता सर जी, तो हॉल हो जाता, क्या हो जाता, तो हॉल हो जाता। तो पीएन, आपको पीएन जंक्शन पढ़े होंगे, पीएन जंक्शन में आपका ये सब देखने को मिला होगा, पीएन जंक्शन में, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको पीएन संधि। बाकी हम आप लोग पढ़ लिए हैं तो बल्ले बल्ले, और नहीं पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपको पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो विषय, अच्छा हाँ, अच्छा इसका जानकारी हम बाद में देंगे, थोड़ा सा और देख लीजिए, या दे ही देते हैं ना, चलिए आगे देख लीजिए। यानी 12th बैच जो है परीक्षा 2024 में आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बैच, सही वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, और सही चैनल पर आए हैं, और जीत है तो जीत है, ये तो टाइटल ही हमारा है। यानी कि आगे चलते हैं तो आपको जो मिलने वाला है इसमें क्या क्या मिलेगा मटेरियल, तो पहले मैथ का, फिजिक्स का है ना, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का और इंग्लिश का और हिंदी का, सब चीज़ का मटेरियल यहाँ मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेने को है, ठीक है ना। और 24 में एकदम बहुत अच्छा तरीका से हम लोग 400 प्लस क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, 400 क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और पिछले चैनल से बहुत लोग पढ़े, इस चैनल पर से पिछले स्टूडेंट बहुत से 2023 में बहुत अच्छा खासा नंबर लाए। जो भी हम टॉपिक बताए थे, कहने का मतलब जो भी हम गेस किए थे क्वेश्चन लास्ट में, स्टार्टिंग में जो पढ़ा रहे थे सबका याद हो गया था, और लास्ट में जो गेसिंग किया कि ये करके चले जाइएगा, और सब स्टूडेंट का कहा जाना तो उतना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा खासा नंबर डेवलप उनका हो गया था। यानी 300 प्लस था, किन्हीं का 400 प्लस था, 350 प्लस, किन्हीं का यानी 400 प्लस था, ठीक है। मैक्सिमम ये हो गया था 400
400 लगभग 57 करके, या 57 या 67 ऐसी था, 457 नंबर था। तो दोस्तों आप जगह सही जगह पर आए हैं, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाकर पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए और करा देते हैं क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है ना, चलिए देख लीजिए। तो 24 नंबर है कि ताप बढ़ने पर, हम बताए थे ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक में क्या बताए थे दोस्त, अर्धचालक में हम बताए थे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा, घटेगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। आगे बढ़ते हैं 24 के बाद 25। ये संधि में डायोड का उपयोग करते हैं किस प्रवर्धक के लिए, दोलन या मॉड्यूलेटर के लिए, या दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमेशा इसे हम दृष्टिकारी के रूप में यूज करते हैं। किसको, पीएन संधि में डायोड का उपयोग करते हैं दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं दृष्टिकारी के रूप में। बाकी हम आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए कि सर दृष्टिकारी क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, अभी तो हम आप लोगों को थोड़ा सा टेलर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं, विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 2024 में इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है कि हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो पी प्रकार एवं एन प्रकार अचालक कैसा होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, विद्युतीय धनात्मक होता है, विद्युतीय ऋणात्मक होता है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही चलेगा कैसे, जब हम लाइव चलाएंगे तब। ठीक है ना, इसलिए अब सर जनरली हम लोग कहते हैं ना कि पी प्रकार है सर तो यह पॉजिटिव होगा, इन प्रकार है सर तो निगेटिव होगा, नहीं। लेकिन कह रहा है कि अर्धचालक क्या होता है मुख्यतः, तो विद्युतीय उदासीन होता है। विद्युतीय उदासीन होता है, कैसे होता है हम सब चीज बताएंगे। अब सर पी पॉजिटिव, पी है तो पी पॉजिटिव चार्ज, एन है निगेटिव चार्ज, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा क्या 12th वाला दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है, आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी मजा आएगा पढ़ने में। आगे ये हमेशा पूछता है महाराज, 23 में 24 में 22 में हमेशा पूछ देगा ये वाला। ठीक है ना, तो एच ऊंचाई के, एच हाइट दिले है, एंटीना से टीवी के संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किया। एकदम सूत्रवे है, क्या है, एकदम सूत्रवे है, अंडररूट आवर 2HR होता है। ठीक है, अंडररूट आवर 2HR, ऐसे ना लिखना है, तो अंडररूट आवर 2H जो है हाइट है, R डिस्टेंस, रेडियस कितना रेडियस में है ना, और अब यही HR का मान दिले रहेगा। ठीक है, तो अधिकतम दूरी H ऊंचाई से, माने इतना दूरी है, तो मैंने क्या रहा है, हम छतवा पर लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं, छतवा पर। ऐसे पहले रिंगवा के होता था, चक्का वाला रिंग के होता था, देखे होंगे सब लोग। लेकिन अब तो एंटीना एक से एक आ गया है ना, एंटीना DDH लिखा हुआ है, यानी DTH में कर दिया है। ठीक है, देखे होंगे जितना दूरी अधिकतम दूरी है, अब वह कितना दूरी टीवी को कवर कर पाएगा, यानी फॉर्मूला जो होता है अंडरूट ऑफ 2HR के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28। भूत तरंगों का ध्रुवण कैसा होता है, भूत तरंगों, ठीक, इसका भूत तरंगों का जो ध्रुवण होता है, भू के तरंगों का जो ध्रुवण होता है वह लंबवत होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन क्या होता है, लंबवत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29। प्रकाश के रंग का कारण, प्रकाश के रंग का क्या कारण हो सकता है, इसका आवृत्ति, इसका वेग, इसका कला, इसका आयाम। तो आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य नहीं, वेग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पास अगर आवृत्ति है तो इसको भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसकी आवृत्ति भी कह सकते हैं, इसका रंग का कारण हो सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी विद्युत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगराग कितना होता, कैसा होता है, गोलाकार होता है, बेलनाकार, सम या वृत्ताकार। सम मतलब समान, इसको समान कह सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 31 का जब हम लाइव चलाएंगे तब आप लोग के हम छोड़ देंगे कि आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या बोल रहा है, परिमित दूरी पर तरंगाग, परिमित दूरी पर माने एक सीमित दूरी पर जो तरंगराग यानी वेवलेंथ जो होता है ना, तरंगराग जो होता है वो कैसा होता है, तो बेलनाकार नहीं, गोलाकार होगा। कैसा होगा, तरंगाग जो होगा गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई तरंगाग के बारे में पढ़ाएंगे तो तब मजा आने वाला है। 31 P 60 वाट और 40 वाट के दो यदि श्रेणी क्रम में आ जाए तो डब्ल्यू मतलब पावर है, P1 बराबर दिले है 60 वाट, P1 बराबर 60 वाट, अब P2 का मान भी दिया है 40 वाट। ठीक है, यानी पावर है शक्ति का, ऐसे मतलब डब्ल्यू माने वाट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सर जी, देखिए आप लोग को अगर याद नहीं है तो एक चीज याद रखेगा कि आर स्क्वायर, सॉरी पी बराबर जो होता है वो आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। पी बराबर आई स्क्वायर आर के
बराबर होता है, ठीक है। यानी यहाँ से P जो हमको मिल रहा है सर R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब श्रेणी क्रम में R का जो मान होगा वही पावर का मान होगा। यानी कि श्रेणी क्रम पूछ रहा है तो P श्रेणी क्रम ना सीरीज में P सीरीज श्रेणी क्रम में जो होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि 60 प्लस 40 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 वाट दे देगा। जो राइट आंसर ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है दोस्त। सीरीज में जैसा रेजिस्टेंस का सीरीज में होता है वैसे पावर का हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब स्टेप अप, ऊंचाई मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं। जब स्टेप अप की बात कर रहा है तो N1 से ज्यादा होगा N2, ठीक है। अगर हमको बात करता है क्या स्टेप डाउन का, क्या बोलता है स्टेप डाउन का बात बोलता है तो N1 बड़ा होगा N2 से, ठीक है। ये हो गया स्टेप डाउन, ये हो गया स्टेप अप। तो राइट आंसर कहाँ हो गया, N1 मतलब हो गया प्राथमिक में, है ना, प्राथमिक में लपेटों की संख्या, N2 माने फेरों की संख्या बोलिए, लपेटों की संख्या बोलिए। यानी N2 बड़ा कहाँ है तो नजर नहीं आ रहा है, N1 ही बड़ा है, यानी कि राइट आंसर होना चाहिए, कहीं ना है। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, यानी कि हमेशा N1 जो होगा N2 से छोटा, यानी N2 हमेशा बड़ा होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पर है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध में क्या होता है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, किसका, तो सेमीकंडक्टर का। चलिए क्या बोल रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या सिर्फ रेजिस्टेंस बोले, क्या बोलता है, जब हम टेम्परेचर को अर्धचालक में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो होता है क्या होता है, यह घटेगा। जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, जो हम पीछे बताए हैं। आगे वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में, अच्छा दो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है दो अक्ष में होता है। पहला निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, दूसरा जो होता है वो अक्षीय स्थिति में होता है, ठीक है। अक्षीय स्थिति में, अगर निरक्षीय की बात बोला है तो हमेशा जीरो होगा। निरक्षीय में क्या होगा, निरक्षीय में हमेशा जीरो होगा, याद रखिए। अवाक्षीय में जो होता है कोस थीटा, पी कोस थीटा, यानी कि यह जो होगा अक्षीय स्थिति में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पर बोल रहा है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक, मतलब कहने का मतलब एलआर शक्ति का पावर फैक्टर है ना, क्या पावर फैक्टर। अगर हाँ एक चीज और बता दूं कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी हम हिंदी टाइप किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में थ्योरी भी बताएंगे और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे हम उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, लेकिन जब थ्योरी कराएंगे वो अलग इंग्लिश के बना देंगे और हिंदी का अलग बना देंगे, ठीक है। एक में हलवा मतलब खिचड़ी नहीं बनाएंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें जो होता है आर बटा और फैक्टर आर बटा आर स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 प्लांक नियतांक का बीमा, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का बीमा हमको से पूछा, ठीक है। तो एक चीज सिंपल याद रखिएगा, प्लांक से जो होता है प्लांक नियतांक जो कहाँ पास हमको मिलता है, जब भी हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। यानी कि कहा जाए तो ई बराबर हमको एच एफ होता है, एच एफ, यानी कहने का मतलब यही जो है प्लांक नियतांक है। क्या है, प्लांक नियतांक है, याद रखिएगा। इसका जो एसआई मात्रक होता है, यानी बीमा जो होता है वो ml2t-1, कहाँ ml2t-1, ml2t-1, हाँ यहाँ पास, यानी कि क्या है तो सर ml2t-1 प्लांक नियतांक का बीमा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। सर 5 क्वेश्चन और है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, नाभिक का घनत्व लगभग, याद रखिएगा, वह जो होता है 10⁻17 के बराबर होता है। कहाँ, बाकी देखिए ये जो होगा इस सब में इक्वल होगा, ये जो होगा सब में इक्वल होगा दोस्तों। जब भी पूछेगा नाभिक का घनत्व, पॉइंट है, सब में इक्वल होगा, लेकिन जो हमको देखना है वो 10⁻⁻ में देखना है। तो 17 कहाँ है दोस्त, तो यहाँ मिल रहा है, यानी 10⁻17 केजी मीटर प्रति घन, यानी कि यहाँ मिल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो सकता है 2.29 की जगह कुछ और दिया रहे, लेकिन हम देखेंगे कहाँ, तो 10⁻17 में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में जो देखने लायक होता है, जो हम देख सकते हैं, वो कौन सा श्रेणी होता है जो दृश्य प्रकाश का होता है, मैंने देखने लायक प्रकाश होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा क्या रखना है याद, कि इसमें 2-3 तरह के देखिए कै श्रेणी दिले हैं यहाँ पास, तो पढ़ने के लिए हमको दिया है 4 श्रेणी। अच्छा, एक चीज और होता है, एक और श्रेणी होता है जिसका नाम बता दें, आप लोग को शायद कोई बताया नहीं होगा, लेकिन हम बताते हैं। एक और होता है फुंड, है ना, क्या झुंड नहीं बल्कि फुंड श्रेणी, ठीक है। फुंड श्रेणी होता है, हम 5 श्रेणी के बताएंगे, 5 श्रेणी के बताएंगे बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही अच्छा मजा आने वाला, ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। श्रेणी, ठीक है, एक और श्रेणी फुंड श्रेणी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या पूछा है, दृश्य, हम क्या देख सकते हैं, तो ये होता है दृश्य भाग। क्या होता है, तो दृश्य भाग जो होता है वो बामा श्रेणी होता है, ठीक है। लाइमन श्रेणी जो होता है, यह जो होता है पराबैंगनी किरणें के हिसाब में आता है, नहीं लाइमन श्रेणी, ठीक है। और ये तीनों जो है यह अवरक्त भाग में आता है। अवरक्त मतलब क्या, नहीं मतलब समझे, अवरक्त मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 39, सारा चीज क्लियर हो जाए। दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हाँ ठीक है, इसको हम आप लोगों को कमेंट में देखना चाहेंगे। सिंपल है, आप 10th में पढ़े हैं होंगे, है ना, पढ़े होंगे। कमेंट में, ठीक है, कमेंट में जवाब दें, कमेंट में जवाब दें, आपका इंतजार करेंगे कौन कौन कमेंट में जवाब देते हैं, ठीक है दोस्त। आप 10वां में पढ़े होंगे, बस वही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मात्रक होता है। अवेश की किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विभवांतर की धारा के या ऊर्जा की, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा पूछता है, वीवी क्वेश्चन है, यानी ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ठीक है, ईवी। आगे बढ़ते हैं 41, पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। हाँ, एक चीज और बतावे नहीं किए कि टेलीग्रामा पर जो है ना महाराज, टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ जाते हैं, टेलीग्राम लिंक से दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, यहाँ से जुड़ जाएगा तो आपको प्रतिदिन पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि थ्योरी का भी हम पीडीएफ दे दें, लेकिन जितना हो सके उतना हम आप लोग के करेंगे, ठीक है। अब बाकी ऑब्जेक्टिव का तो प्रतिदिन पीडीएफ मिल ही जाएगा, ठीक है, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, सबको याद रखने की आवश्यकता। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी 10 टू द पावर -10, ठीक है, -10 रहना चाहिए, ठीक है, -10 टू द पावर -9 के बराबर होता है, इतना याद रखिएगा। क्या, पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान होता है, यानी कि इसको कहा जाए तो कितना ले ले, -1/10 टू द पावर 9, यही जो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 के बाद 42 नंबर पर। चलिए 50 क्वेश्चन टोटल है। विद्युतीकरण के निश्चित पहचान होती है, विद्युतीकरण के निश्चित पहचान किससे होती है, आकर्षण से, प्रेरणा से, कर्षण से या चालन से, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाए, विकर्षण से। किससे, विद्युतीकरण की निश्चितता पहचान, विद्युतीकरण से, विकर्षण से पहचान करते हैं, किससे, विकर्षण से। बाकी हम बताएंगे, विद्युतीकरण अच्छा से बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का ऐसा विभवांतर, विभव है ना, सबको पता होना चाहिए। विभवांतर ये भी छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं कि बता दें, चलिए बता ही देते हैं कि ml2 t-2 I-2 के बराबर होता है। I-1 होना चाहिए, कहाँ है ml2 t-3 ना होगा, ml2 t-3 और I-1 की, यानी इसको लिखते हैं तो ml2, विभवांतर को पूछ रहा है, ml2 t-3 I-1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 नंबर पर बढ़ते हैं ना। तो 44 नंबर कुछ आपका इस तरह से है कि विद्युतीय द्विध्रुव P को समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो अधिकतम बल घूर्ण के कोण होगा, अधिकतम बल घूर्ण का कोण कितना हो जाएगा, ठीक है। बस यही आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव P को, यानी विद्युतीय द्विध्रुव P माना है, को समांतर विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत अधिकतम बल आघूर्ण के लिए कोण कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव P को, मतलब कहने का मतलब कोई स्पेस है, क्या करता है, विद्युतीय क्षेत्र मान लिया जाए
यहाँ से इतना क्या है, विद्युतीय क्षेत्र मान लेते हैं। ठीक है, कि क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है, यहाँ मान लेते हैं। अब पी कोई क्या करता है, समान द्विध्रुव क्षेत्र में, ठीक है ना, पी। अब पी जो होता है हमेशा ये ध्रुव के मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के या घूर्ण का मान जो हमेशा यहाँ 90 डिग्री के बराबर होगा। बाकी हम इसको पढ़ाएंगे पूरी तरीके अच्छा तरीका से, तब ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको ला भी सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पूरी तरह से पढ़ाएंगे एक करके तब मजा आने वाला है, समझने में मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45, किसी चालक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसकी चालकता कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा। जब चालक की लंबाई को, चालक की एल को क्या करता है, आधा कर देता है, तब उसकी कंडक्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा, कंडक्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस जी, क्योंकि जी कॉन्स्टेंट होता है, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जी हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, कनेक्टिविटी है ना, चालकता हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। बाकी हम समझाएंगे सब, ठीक है ना, पूरा समझाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चाहे तो एल में बढ़ाए या घटाए, लंबाई में कनेक्टिविटी ज्यों का त्यों रहता है। आगे, बाह्य प्रतिरोध आर को, बाह्य प्रतिरोध आर को सेल के आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। कहाँ, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ा, मतलब क्या मान ले, इस एक तरह से क्या है, सेल हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक तरह से इस सेल है, क्या है, इस तरह से सेल मान लेते हैं, बैटरी मान लेते हैं ना, सेल मान लीजिए। अब आंतरिक आर मान लेते हैं, आर है आंतरिक प्रतिरोध, अब बाहर प्रतिरोध अब कैपिटल आर है। अब परिपथ में धारा का अधिकतम जो अधिकतम होगा कब होगा, जब धारा अंदर माने इसके अंदर धारा का मान कब होगा अधिकतम, जब बाहर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और अंदर का प्रतिरोध ज्यादा होगा, तब क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। लेकिन आर का मान जब घटेगा तो आर का मान बढ़कर आर का मान बढ़ेगा, कैसे कह सकते हैं, मतलब अगर आर का मान बराबर आर का मान दोनों बराबर होगा नहीं, अब नीचे ऐसे हो गया छोटा और बड़ा मतलब कि इक्वल आर के बराबर हो गया, तब कैसे पास करेगा, नहीं भी नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब मिला जुला कर कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी इसको हम विश्लेषण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, और जब पढ़ाएंगे तरह की सर जी छोटका आर बड़का आर में कहा ना जाएगा, या बड़का आर छोटका आर में कहा ना जाएगा, या तो दोनों बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एगो बढ़ेगा तो क्या होगा, बाकी सब हम विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विभव मापी का उपयोग किया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। विभव मापी का उपयोग हम क्या मापने में करते हैं, सभी को पता है, किसको मापने में, तो सर विभव को मापने में करते हैं ना, विभव मापी को विभव मापने में करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, लेकिन हाँ इसमें विभव क्या होता है, पोटेंशियल, विभव मापी को वोल्ट मापने में ना, वोल्ट को, विभव का वोल्ट होता है, वोल्टेज को मापने में, सॉरी सॉरी, वोल्टेज को मापने में करते हैं विभव मापी का, ठीक है ना, वोल्टेज को मापने, विभव थोड़ी मापते हैं, पोटेंशियल मापते हैं। विभव मापी को कहा भी जा सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ अगर विभव वोल्टेज रहता तो लगा सकते थे, इसमें इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी या ये भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम आगे इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। धारा को मापने में तो सभी को पता है, इसमें अमीटर को यूज करते हैं, है ना। प्रतिरोध को मापने में क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर से थी, क्या गैल्वेनोमीटर से सब चीज माप सकते हैं, है ना। गैल्वेनोमीटर से अगर कहा जाए तो गैल्वेनोमीटर से क्या क्या माप सकते हैं दोस्त, गैल्वेनोमीटर से हम करंट मापेंगे आई, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस में मापेंगे, उसके बाद पावर फैक्टर में मापते हैं, उसके बाद क्या मापते हैं सर, तो उसके बाद वोल्टेज भी मापते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48, किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर, इस चालक का अभी हम पीछे बताए हैं यही, है ना, यानी फिर से वही रिपीट हो गया कि चालक का प्रतिरोध ताप को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध के मान भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स हो गया, मतलब एगो डबल टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एन टाइप चालक में वो संख्या क्या होता है, एन टाइप पीछे हम बताए हैं, पी टाइप एन टाइप दोनों बताए थे, क्या बताए थे, तो इलेक्ट्रॉन बताए थे। अगर पी टाइप पूछता तो इसमें हॉल की संख्या ज्यादा होता, किसका, हॉल का होता, पी टाइप पूछता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 में लास्ट हो गया कि आर्ध चालक डायोड में संधि की संख्या, माने आर्ध चालक डायोड में संधि, मतलब यहाँ से कहने का मतलब पीएन संधि की संख्या कितनी होती है, क्या पीएन संधि की संख्या कितनी होती है, किन्हीं को पता है क्या, नहीं, इसमें भी सर एक ही होता है। ठीक है ना, तो हम अर्धचालक में जैसे पीएनपी होता है, एनपीएन,
एन, पी एन लेते हैं सिर्फ, पी एन, पी एन पी होना चाहिए या एन पी एन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास कहा जाए, एक चीज़ और बताते हैं, ऊपर नीचे होता है ऐसे भी लगा सकते हैं, एन पी एन ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी हम जब समझाएंगे, तीनों पढ़ाएंगे तो अच्छा तरीका से बताएंगे। यहाँ पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल तरीका से, अगर 10वां जैसा सोचिएगा, अगर 10th जैसा सोचेगा, तो पी एन जंक्शन में सर ज्योति 2 ही चीज बताते हैं। को बताते हैं? तो सर एगो पी होता है, एगो एन होता है बीच में, इसी को जाते हैं क्या बोलते हैं, इसी को पी एन संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम पी एन संधि बोलते हैं। जब हम 12th लेवल में अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे कुछ और स्टैंडर्ड रूप से, तो हमको 2 गो पी एन संधि मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, यानी कि कै गो हो गया? तो 2 गो। ये हमको 12th में पढ़ना है, 10वां में नहीं पढ़ना था। 2 होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? हाँ लिखते हैं, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक नहीं होगा। ठीक है ना, इसको एक नहीं होगा। 10th में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, समझ गए। बाकी आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज फिर से, जैसे कि हम बताए थे शुरू में, फिर से बता दें क्या, बहुत ही जल्द हम क्लास 12th के बीएससीबी परीक्षा 2024 जो भी तैयारी है स्टूडेंट कर रहे हैं, तो हम तैयारी करने के लिए, तरह करवाने के लिए रेडी हैं। बस आप लोग रेडी हो जाइए, क्या फटाफट हम लोग क्या करना है, तैयारी करना है। बुझो जी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी और सब चीज़ का बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाला है। स्टार्ट तो लगभग होनी है, तो सुबह और शाम, सुबह शाम ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर हम आएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही लेकर आएंगे, और बाकी ठीक है ना, स्टार्टिंग में कम लेकर आएंगे। और थ्योरी चलेगा, थ्योरी चलेगा। थ्योरी आपको जो भी जितना भी थ्योरी होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितना का सब के सब थ्योरी आपको पास रख देंगे। ठीक है, जीत है तो जीत है, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं, और हाँ बस खत्म। यानी थैंक्स फॉर वाचिंग। और सपोर्ट करने के लिए आप अपने लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। बाकी कैसा लगा आप लोग बताइएगा, जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।